चैप्टर 15 करने वाले हम। चैप्टर 15 के अंदर जो भारतीय संविधान का निर्माण, तो आपको करना क्या है, 11th की पहले जो फर्स्ट बुक थी ना भारतीय संविधान वाला बुक है, जो मैंने उसके नोट्स लिखवा रखे हैं, उसको एक बार पढ़ना है। 11th की बुक के जो फर्स्ट चैप्टर के नोट्स मैंने लिखवा रखे हैं, ये आपके पास JPH होगी, वो उससे फर्स्ट चैप्टर क्लियर करना है पहले। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर क्लियर करने के बाद एक बार रीड करना है, बस आपको सारा याद आ जाएगा। अब आपको दिखेगा फायदा कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि चैप्टर निर्माण प्रॉपर वही है। जो कुछ नए टॉपिक ऐड है वो 4 ये हैं जो इंपॉर्टेंट है, और उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया है ये। केंद्र सरकार का मजबूत होना, केंद्र सरकार को पावरफुल क्यों बनाया जाता है। मैंने समवर्ती सूची बताई थी आपको, जिसके अंदर केंद्र सरकार के पास 97 विषय, राज्य सरकार के पास 67 और फिर अदर के पास 47। ये विषय हैं। 97 क्या है, विषय हैं जिसके ऊपर कानून बना सकती है केंद्र सरकार, और ये राज्य है ना 67 या ऐसी 66 कुछ है, 60 के प्लस है, 60 के आसपास है, और फिर 47 अदर है। तो ये वो चीजें जिन पर केंद्र सरकार को, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और ये वो चीजें जिस पर दोनों में से कोई भी बना सकता है। और आपातकाल लग गया तो सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में, तो केंद्र को पावरफुल क्यों बनाया गया है ये पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। फिर हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, इसके पर विवाद कैसे उठा था, है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कैसे बनी नहीं बनी, क्या विवाद था, क्या हुआ था उस टाइम पे, ये पढ़ेंगे। फिर कुछ अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ेंगे कि भीमराव अम्बेडकर थे उस वक्त, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में काफी कुछ कहा है। तो ये है हमारा बहुत इजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन के बेस पे। पहला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव के व्यक्त उन आदर्शों की व्याख्या की जिन्हें भारत के संविधान निर्माण समय में ध्यान में रखा जाना था। देखो जैसे आपका चैप्टर है ये, है ना, आपका चैप्टर है, मैंने आपको, आपका चैप्टर तो पूरी बुक में है ना 15-20 पेज का, और मैंने आपको यहाँ पर क्या दिखाए, सिर्फ 4 क्वेश्चन। क्या है ये, करना सारा है, मगर हमारा उद्देश्य ये है कि हमें इन 4 क्वेश्चनों को फोकस से खत्म करना है, अच्छे से खत्म करना है। तो बस नेहरू जी ने भी ऐसा संविधान का एक उद्देश्य प्रस्ताव दे दिया कि भाई संविधान के अंदर ये चीजें जरूर होनी चाहिए, वही उद्देश्य प्रस्ताव है। अब क्या क्या कह दिया इन्होंने कि क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, क्या क्या जरूरी होना चाहिए। भारतीय उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। क्या कहा गया, भारत एक स्वतंत्र संप्रभुत्व संपन्न गणतंत्र है। बताया था ना इसका मीनिंग 11th में कि भारत क्या है, संप्रभुत्व संपन्न, यानी भारत के ऊपर जो भी इनकम भारत कमाएगा उसके ऊपर खुद का अधिकार है, खुद की स्वतंत्रता है। गणतंत्र है, किसी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है ना। गणतंत्र यानी भारत गणतंत्र है मगर गोवा नहीं है। क्यों, गोवा के अंदर अभी भी वहां के राष्ट्रपति की जगह, गवर्नर जनरल की जगह ब्रिटिश का राजा रानी बैठता है। भारत के अंदर कोई बैठता है, नहीं बैठता। भारत के राज्यों को संघ, भारत राज्यों का संघ होगा, है ना, 29 राज्य है ना, 29 राज्यों का संघ है ना भारत। जैसे ब्रिटेन के अधीन रहे भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्य तथा भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा रखने वाले अन्य राज्य शामिल होंगे। ठीक है, कुछ नहीं बकवास है ये कि भाई जो जो भारत में शामिल होना चाहता है या देशी रास्ते वो सब भारत के ही अंक कहलाएंगे, इसलिए भारत क्या है, एक संघ राज्य होगा। भारत संघ के क्षेत्र में स्वायत्ता इकाई होगी, सभी को छूट दी जाएगी, सभी राज्यों को। प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र भारत संघ में अंग्रेजों को सभी अधिकार तथा शक्तियां जनता से प्राप्त होंगी, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पे। तो जो भी चीजें अगर अंग्रेजों को दी भी जाएंगी तो वो किसके आधार पर, यहाँ के लोगों के आधार पर, जो लोग कहेंगे वो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। यानी संविधान बनने से पहले जो जो बातें नेहरू जी ने कहा कि ये तो हमारे संविधान में होना ही चाहिए, तो वही चीजें देखो, विश्व शांति का मार्ग दिखाएगा भारत, होना चाहिए। अखंडता, अखंड भारत रहेगा, होना चाहिए। संप्रभुता होनी चाहिए, होना चाहिए। सभी के अधिकार मिलने चाहिए, सभी को होना चाहिए। अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों को छूट मिलनी चाहिए, ओबीसी को मिलना बिली, तो वही सारी चीजें, सबका सामाजिक आर्थिक, हमारी वो थी ना प्रस्तावना, प्रस्तावना के पॉइंट है सारे, धर्म, पंथ, निरपेक्ष, अल्पसंख्यक, गणतंत्र, अखंडता, यही था उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। प्रस्तावना एक तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव है कि संविधान में ये चीजें होनी चाहिए, बात खत्म, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, अगला क्या है, केंद्र सरकार को मजबूत क्यों बनाया गया। केंद्र सरकार को मजबूत क्यों बनाया गया, इसको देखते हैं हम, कि मैंने इस चैप्टर को इजी क्यों कहा, है ना, मैंने इस चैप्टर को इजी क्यों कहा। ये देखो, ये इतने क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, मगर सब पे मैंने रीड रीड लिखा हुआ है, आर 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 आर, बिकॉज ये आपको पहले से आते हैं, ये मैं जानता हूं, ये आपको पहले से आते हैं, ये मैं जानता हूं। क्या है क्वेश्चन, ये रीड करना, मुझे पता है आपको चल गया पता कि आपको आता है, रीड करके देखो एक बार, आता है आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें
बताती है 4 मुख्य आदर्श। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष, वही न्याय स्वतंत्रता, 4 की डेफिनेशन देनी है। क्या न्याय का मतलब नहीं पता? सामाजिक आर्थिक न्याय होता है। स्वतंत्रता का पता नहीं, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समानता का मतलब नहीं पता, खत्म। संविधान क्या है? 11th में पढ़ा नहीं? संविधान एक नियमों कानूनों का बना हुआ दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। गांधी जी ने स्वायत्ता की बात कर दी, इसलिए 1 साल लेट हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया फिर इसे, है ना। और दिखाता हूं मैं क्या है ये। देशी राष्ट्रों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष की संज्ञा, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। 565 देशी राष्ट्रों को मिलाया इन्होंने, कुछ है नहीं है। फिर राज्य की नीति निश्चित तत्व, नीति निश्चित तत्व नहीं पता क्या? सरकार किस प्रकार राज्यों को चलाएगी, वो नीति निश्चित तत्व है। इसको पढ़ लेना, इसलिए इन पे सिर्फ रीड लिखा है, क्योंकि मैंने बोला ना आपको, फर्स्ट चैप्टर अगर आप रीड कर ले तो आधा खत्म हो गया। देखो प्रभुसत्ता क्या है? प्रभुसत्ता का अर्थ किसी बाहरी शक्ति का दबाव ना होना। भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करके बोल दिया कि भारत संप्रभुत्व संपन्न है, भारत अब किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, अपने जो कमाएगा अपने ऊपर लगाएगा। क्या है ये? है कुछ? आजादी के बाद क्या है क्वेश्चन ये? आजादी के बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्कल भी लगा हुआ है, मगर नहीं है ये, कुछ नहीं है। क्यों नहीं? आपका ये क्वेश्चन ये क्या है? आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। अरे 565 देशी राष्ट्र थी, भारतीय संघ में विलय करने के लिए निम्नलिखित भूमिका निभाई। जो हाथ से माने हाथ से, जो बात जिससे नहीं माने उनको बात वैसे तरीके से। देशी राष्ट्र को पढ़ा है ना, जूनागढ़ हैदराबाद मणिपुर त्रिपुरा दिक्कत दे रहे थे, पढ़ा है ना, चैप्टर याद होगा सब कुछ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका, वही क्वेश्चन है कुछ नहीं है, इजी है। चाहो तो पढ़ लेना इसको, इजी लगेगा आपको ये। इस चैप्टर में आते ये क्वेश्चन है दोनों ऊपर वाले, मगर ये क्वेश्चन सारे जो इस बार छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अखंडता, प्रभुसत्ता, ये सब धर्म क्या है क्वेश्चन ये। संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ, अरे धर्मनिरपेक्ष का मतलब हद कर दी यार, कुछ है इसके अंदर, पढ़ लेना इसको एक बार। बताओ कैबिनेट मिशन कितनी बार करे? कैबिनेट मिशन कब आया? मार्च 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए दिल्ली आया। 3 संसदीय इस मिशन में 3 महीने तक भारत का एक दौरा किया गया, है ना। कैबिनेट मिशन वैसे इजी है, ठीक है, तो इसमें ये 3 पॉइंट लिखोगे आप। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था, मुस्लिम लीग ने भेजा था पाकिस्तान की तरफ से, है ना, कि इसका अध्ययन करने के लिए क्या किया, कुछ लोग भेजे गए यहाँ पे कि किस प्रकार यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। पाकिस्तान को अलग नहीं करना, हमें पाकिस्तान को अलग नहीं करना। पहले क्या करेंगे, बातचीत की बात कर रहे थे कि कैसे क्या करें, समाधान क्या निकाले। भारत एक ढीला ढांचा त्रिस्तरीय महासंघ होगा, इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, परंतु उसकी केंद्र सरकार काफी कमजोर होती, जिसके पास केवल विदेशी रक्षा व संचार की जिम्मा होगा। यानी कि मुस्लिम राज्य जो होंगे वो अपना अलग संविधान बनाएंगे, अपने तरीके से चलेंगे, केंद्र सरकार की कोई वो नहीं होगी वैल्यू। पागल थे क्या? नहीं माना, कैबिनेट मिशन फेल हो गया, भगाया इसको यहां से। संविधान सभा का चुनाव करते समय वर्तमान प्रांतीय सभाओं में 3 भागों में सूत्रबद्ध किया जाएगा। हिंदू बहुल प्रांतों को समूह का, पश्चिम बहुल प्रांतों को समूह खा, और पूर्वी उत्तर मुस्लिम बहुत प्रांतों को गा। ये कोई बात है? मतलब मुसलमान को मुसलमान ही वोट देगा, है ना। एक ही क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है। कैबिनेट मिशन कि मुस्लिम लोगों ने क्या किया, बोला भाई त्रिस्तरीय ढांचा अपनाएंगे हम, है ना, मिलीजुली सरकार। मतलब मुस्लिम लोगों की सरकार अलग चलेगी, हिंदुओं की अलग चलेगी, गैर मुस्लिमों की अलग चलेगी, मतलब अन्य धर्म वालों। पागल बना रखा है क्या? 3 के 3 पॉइंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, उसको करते हैं फटाफट। करना है, इसको कॉपी में करना है, ठीक है, इसको कॉपी में करना है, इन सबको मत करना। ये जो आर लिख रहे हैं यूं ही है, ये तो इजी कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये रहा। विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द का किस प्रकार प्रयोग किया गया है? मद्रास के क्वेश्चन देख लो पहले। विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह से परिभाषित किया गया है? समूह ने अल्पसंख्यक किसको माना? मद्रास के बीबी पोकर बहादुर ने के अनुसार अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं और चाहने पर भी इन्हें हटाया नहीं जा सकता, इसलिए उनके अनेक हितों की रक्षा पृथक निर्वाचिका को बनाए रखना चाहिए। उनका कहना था कि मुसलमानों की जरूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ना ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों का कोई भी प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। ये बावड़ी पूछ था,
ये कहेगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करेगा, ये किसकी करेगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, देखो आगे, एन जी रंगा गैर मुस्लिम है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन दिया नहीं क्या इसमें? ये रहा प्रत्यक्ष निर्वाचन। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है भाई, अलग से पूछ सकता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, मगर इसमें डेफिनेशन बिल्कुल बकवास दी गई है प्रत्यक्ष निर्वाचन की। मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है। उस टाइम पे क्या था कि भाई प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर जो ओबीसी, एसटी और एससी थे ना, इन्होंने क्या बोला कि भाई जैसे मुस्लिम आ गए एसटी में, एसटी में क्या आ गए? मुस्लिम। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई हम हमारा चुनाव अलग होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जिसके अंदर मुस्लिम लोग ही, मुस्लिमों का मुस्लिम ही नेता होगा, और मुस्लिम नेता का वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही देंगे, हिंदुओं का सिर्फ नेता हिंदू होगा और उसको वोट भी हिंदू देंगे, ऐसे तो इतने धर्मों के नेता। तो भाई इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल को खत्म कर दिया गया। खत्म क्यों कर दिया गया? वैसे तो भारत बढ़ जाएगा भागों में। आज एन जी रंगा जो किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारधारा के थे के अनुसार अल्पसंख्यक शब्द का परिभाषा आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। उसके अनुसार अल्पसंख्यक वास्तव में गरीब और दबे कुचले लोग हैं, इन्हें आदिवासियों को भी अल्पसंख्यक में गिन लिया। इसमें पता क्या कर रखा है? कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? विभिन्न समूह है ना, अल्पसंख्यक सबको किस तरह दिखाते हैं। ये क्या बोल रहा है? ये मद्रास के पी के बकवास क्वेश्चन है पहली बात तो ये, मगर करवा दिया है तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको समझा देता हूं कि ये है क्या। विभिन्न समूह, अब ये एक आ गया मद्रास का बी पोखर, ये क्या कह रहा है कि भाई पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए, हर धर्म के लोगों के लिए अलग उन्हीं का नेता होना चाहिए। पागल है क्या? भारत को बांटना है क्या भागों में? ऐसे तो कितने सारे धर्म है, सबका अलग अलग नेता होगा क्या? नहीं, गलत। अब एन जी रंगा आ गया, इसने अल्पसंख्यक कह दिया कि किसान, गरीब, जो बिल्कुल कुछ दवा कुछ ला, जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, वो है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब कमजोर व्यक्ति, इसने को एक नया नया वो दे दिया। तो तभी कह रहा है विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को अपने अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। इसने क्या दिया, अलग दे दो इनको। ये धर्म के आधार पर देख रहा है अल्पसंख्यक को। अल्पसंख्यक होते कौन है? जिनकी जनसंख्या कम होती है। मुस्लिमों की जनसंख्या कम है क्या? ये उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन दे रहा है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी। तो एन जी रंगा अब ये कह रहा है कि वो किसान या फिर वो लोग जो गरीब हैं वो हैं। अब ये आदिवासियों की बात कर रहा है। आदिवासी सदस्य जयपाल सिंह के अनुसार असली अल्पसंख्यक आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रह रहे हैं, जो दमित जाति। तो अलग अलग वर्ग के लोग अपने अनुसार अल्पसंख्यक को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे है बकवास, फिर भी अब कर लिया तो कर लिया। एक ये वाला क्वेश्चन लिख लेना अपने हिसाब से, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब केंद्र सरकार को मजबूत बनाने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक। देखो ये रहा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक व्यवस्था और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरतों के बीच क्या संबंध था? संविधान सभा कुछ सदस्य केंद्र को मजबूत बनाने के लिए समस्त शक्तियां केंद्र को क्यों देना चाहते थे? तो पहले हम समझते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी देखा हमने कि बीजेपी या फिर जो प्राइम मिनिस्टर होता है बहुत पावरफुल होता है, सारे फैसले उसके आधार पर होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों दी जाती है इतनी पावर? बहुत जरूरी है उसको ज्यादा पावर देना। जरूरी क्यों है? हमने पाकिस्तान का विभाजन देखा है ना, कि एक राज्य को अगर हम ज्यादा पावर दे दें तो राज्य क्या कर सकता है? अलग बन सकता है ना, अलग होने की मांग कर सकता है। हमने उसको देखा, पाकिस्तान को देखा, फिर हमने पंजाबियों को भी देखा था, पंजाब को भी खालिस्तान की मांग कर रहे थे ये लोग। जब इंदिरा गांधी ने चलाया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, मार मार भगाया इनको केंद्र को। ये भी मांग कर रहे थे अलग राष्ट्र की, खालिस्तान की। तो शुक्र हुआ इंदिरा गांधी ने बचा लिया उस टाइम पे। तो कहीं ना मतलब केंद्र सरकार को पावरफुल होना ही चाहिए, नहीं तो राज्य क्या करेंगे? अपनी स्वायत्तता का गलत फायदा उठाएंगे। तो अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को हम, क्या है ये। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत के बीच निम्नलिखित संबंधों की पहचान की। जगह जगह सड़कों पर होने वाली हिंसा चिंता सदस्यों के बार बार यह कहा गया कि केंद्र शक्ति भारी इजाफा होना चाहिए, ताकि सभी टुकड़ों को, सभी राज्यों को समेट कर रख सके, क्योंकि राज्य ज्यादा उछलते हैं, कई बार मांग ज्यादा करते हैं, बकवास ज्यादा करते हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए बी आर अम्बेडकर ने इस बात की घोषणा की कि वह एक शक्तिशाली एकीकृत केंद्र चाहते हैं, क्योंकि सभी राज्यों को कि
भारत देखो सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं, इन सभी धर्म जातियों के बीच में समानता और इनको एक साथ लेके चलने के लिए केंद्र सरकार का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये मैं इसमें से पढ़ के नहीं, खुद बता रहा हूं आपको कि भारत क्या है, विभिन्नता वाला देश है। यहाँ पर जाति, वर्ग, धर्म, राज्य, बहुत सारे बेस पर असमानताएं हैं, और इन असमानताओं के बावजूद भारत को अगर एक मुट्ठी में एकजुट करके लेके चलना है तो भारत का जो केंद्र है उसको मजबूत होना पड़ेगा। तो बी आर अम्बेडकर ने इस बात की घोषणा कर दी। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जो जोरदार शब्दों में कहा कि केंद्र ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो ये भी क्या करेंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, ये भी क्या करेंगे, अकाली दल बनाएंगे। बंटवारे से पहले कांग्रेस ने इन सदस्यों को मुस्लिम लीग की आशंकाओं को दूर करने के लिए प्रांतों को काफी स्वायत्ता देना पर सहमति प्रकट की थी, और स्वायत्ता देते ही क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया। मुस्लिम लीग ले गई पाकिस्तान, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी ज्यादा पावर दे दी। राज्यों को स्वायत्ता देनी चाहिए मगर इतनी नहीं कि वो अलग होने की मांग करे, इसीलिए सेंट्रल स्टेट को पावरफुल होना चाहिए। अब विभाजन के कारण पैदा होने वाली अफरा तफरी पर अंकुश लगाने के लिए, आर्थिक विकास और इन सभी चीजों के लिए केंद्रवाद यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाना चाहिए। तो ये जितने पॉइंट है ये लिख लोगे, ठीक है। संयुक्त प्रांत सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विश्वास में इस बात पर बल दिया कि शक्तिशाली केंद्र होना बहुत जरूरी है ताकि वह सारे देश के हित योजनाएं बना सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, उचित संसाधन व्यवस्था को, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट करना है, ये करना है, ये क्वेश्चन पूरा करना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट है, इसका मेन क्वेश्चन ये है, 3 तरीके से रखा है। अब करना क्या है सुनो, जो आपके पास जेपीएच है पॉलिटिकल की 11th वाली, उसका पहले तो ये बेस पढ़ोगे, सेम है उसमें भी, कब संविधान बनकर तैयार हुआ, कितना टाइम लगा, नहीं मिला, कितनी अनुसूचियां थी, नहीं थी, कितना वर्ष लगा, देखो 3 साल, लगभग 3 साल, मगर हमें पता है 2 वर्ष है ना, 11 महीने 18 दिन है ना। तो प्रॉपर वो पहले जो 11th का है ना उसका बेस पढ़ना है, ठीक है। और मैंने आपने देख लिया है स्वतंत्रता समानता वही सब घुसा पड़ा है उसके अंदर। अल्पसंख्यक वाला हमने पढ़ लिया है, अल्पसंख्यकों की भाई विभिन्न विभिन्न विचारधारा ये है, कोई क्या किसको कह रहा है, कोई धर्म, कोई मुस्लिमों को कह रहा है ना, कोई मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कह रहा है, कोई किसको कह रहा है, कोई किसानों को अल्पसंख्यक कह रहा है, कोई आदिवासियों को अल्पसंख्यक कह रहा है, कोई दबे कुचले लोगों को अल्पसंख्यक कह रहा है। चार विचारधाराएं पढ़ ली हमने, है ना। और अब भाषा के आधार पर रह गया सिर्फ जो क्वेश्चन रह गया, ये रहा वो, महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। 30 के दशक में तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। महात्मा गांधी का मानना था कि हमें एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसको लोग आसानी से समझ सके। देखो राष्ट्रभाषा कौन सी होती है, राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसको सभी लोग समझे, राष्ट्र के सभी लोग समझे, या फिर राष्ट्र में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए, उसी को हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। तो यही हिंदी जो थी हिंदुस्तानी वो लगभग सभी बोलते थे, इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा बनाने की बात की थी गांधी ने। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू के मेल से बनी थी। भारतीय जनता के बहुत बड़े भाग में यानी भारतीय लोगों के बहुत बड़े भाग में ये बोली जाती थी। उर्दू और हिंदी एक साझी भाषा थी जो विधि, संस्कृति के आदान प्रदान और समृद्धि को दिखाती थी। समय के साथ साथ बहुत ही बुरी तरह स्रोत, नए नए शब्द और अर्थ इसमें समझते गए, लोग समझते गए, उनको जानने लगे। विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संख्या में लोग इसे समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि बहुसंस्कृति भाषा विविध समुदाय के बीच संचार की आदर्श भाषा मानी जाएगी। यानी ये हिंदुस्तानी क्या है, हिंदू और मुस्लिम यानी हिंदी और उर्दू का मेल थी ये। तो उनका मानना था कि हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ उत्तर व दक्षिण लोगों को भी एकजुट किया जा सकता है इस भाषा के आधार पर। लेकिन 19 सदी के अंत तक एक भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। उर्दू को कम लोग अपना रहे थे, हिंदी को ज्यादा अपना रहे थे। परिणाम यह हुआ कि भाषा धार्मिक पहचान की राजनीति ने भाग ले लिया। पार्टियां क्या करने लगी, देखो पहले तो हिंदू को लेकर बात चल रही थी कि हिंदुस्तानी जो है उर्दू और हिंदी को लेकर चलेगी, ठीक है, बाकी चीज बढ़िया थी, चल रही थी यहां तक। 19 सदी के आते आते मुसलमानों को क्या लगा, उर्दू धर्म के यानी मुसलमानों को लगा कि नहीं हिंदी को ज्यादा प्रभुत्व मिल रहा है, उर्दू को कम मिल रहा है। तो इन्होंने फिर क्या धार्मिक राजनीति यानी भाषा राजनीति करनी शुरू कर दी। इन्होंने उर्दू को बोला कि ठीक से नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, और पॉलिटिक्स शुरू कर दी, राजनीति में भाग ले गई। परंतु हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था
कम नहीं हुई। उन्होंने तब भी क्या बोला कि हम हिंदुस्तानी को ही अपनाएंगे, यानी हिंदी और उर्दू को ही अपनाएंगे, साझा चरित्र, खत्म। तो यही है, ठीक है। भाषा को लेकर जो विवाद था, गांधी जी का बोलना था हम हिंदुस्तानी अपनाएंगे, हिंदुस्तानी जो हिंदी और उर्दू का मेल थी, ठीक है। और इससे ये कहते थे कि ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है किधर में, और लगभग सभी सभी लोग इस भाषा को जानते हैं, क्योंकि पंजाबी हिंदी भी जानते हैं, है ना, बंगाली भी हिंदी जानते हैं, और मुसलमान तो उर्दू जानते ही हैं। तो लगभग ये दोनों मिला करके भारत की एकता अखंडता को, संस्कृति को फैलाती रहेगी। मगर लास्ट में जब 19वीं शताब्दी में हिंदी मजबूत होने लगी, उर्दू थोड़ी नीचे गिरने लगी, तो कहीं ना कहीं इनके नेताओं ने इनको प्रभुत्व में लेना शुरू कर दिया कि नहीं ये वो हमारी भाषा दब रही है, ये कर रही है। मगर गांधी जी फिर भी हिंदुस्तानी के पक्ष में, यानी हिंदी और उर्दू के पक्ष में थे, ठीक है। और भारत के अंदर अपनाया जाता है ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला। क्या अपनाया जाता है? ट्री, TREE, ट्री, तीन भाषा का फॉर्मूला। स्टेट, सेंट्रल, स्टेट, और सबकी अपनी लैंग्वेज। सेंट्रल हिंदी, स्टेट लैंग्वेज जैसे बंगाल की बांग्ला हो गई, है ना, बिहार की बिहारी हो गई, पंजाब की पंजाबी हो गई, तो स्टेट लैंग्वेज हो गई। और जो किसी में भी बोल सकता है, जो अदर लैंग्वेज, इसमें क्या आ जाएगी? अदर लैंग्वेज। सेंट्रल की हिंदी, हिंदू राष्ट्रभाषा है ना, हिंदी राष्ट्रभाषा। स्टेट की जो मर्जी, हर स्टेट की अपनी अलग भाषा, और फिर अदर, तो इसी को कहते हैं ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है। तो भारत में ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया जाता है। सेंट्रल ये, और जो राष्ट्रभाषा होती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो है इंग्लिश। अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, सेंट्रल हिंदी है, और स्टेट है जो कोई अदर में है। स्टेट में सारी ही है, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे जो भी हो। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश, सेंट्रल हिंदी, और स्टेट की जो मर्जी, जो रजिस्टर्ड की है, जैसे बंगाल में बांग्ला बोली जाती है, तो इस टाइप से, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही है। क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, एक बार दोबारा कराऊंगा इस चैप्टर को, एक वीडियो और बनेगी इस पे, दोबारा सारा जो है मेन दोबारा से एक बार रिवाइज होगा, NG रंगा वगैरह, ठीक है।